आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। पूरा देश इस समय कोलकाता में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के गुस्से में उबल रहा है। इस बीच उत्तराखंड की राजधानी दून में एक 16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है। सबसे गंभीर बात यह है कि गैंगरेप की इस घटना को राजधानी दून के ISBT जैसे सार्वजनिक स्थल पर बस के भीतर अंजाम दिया गया है। घटना 12-13 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि की बताई जा रही है। किशोरी पंजाब की निवासी है। वह पंजाब से दिल्ली पहुंची और वहां से मुरादाबाद। इसके बाद परिवहन निगम की बस से देहरादून पहुंची थी। बताया जा रहा है कि किशोरी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसी कारण वह बस में देहरादून आ पहुंची और संभवतः उसकी इसी अवस्था को देखते हुए दरिंदों ने अपनी करतूत में अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC ने रेस्क्यू किया। कमेटी के सदस्यों ने जब किशोरी की काउंसलिंग की तो घटना का पता चला। शनिवार शाम कमेटी ने ISBT पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं जानकारी जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को मिली तो उन्होंने बिना देर किए प्रकरण में अति संवेदनशीलता दिखाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। दून पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए न सिर्फ तत्काल मुकदमा दर्ज किया बल्कि 5 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने स्वयं ISBT चौकी पहुंचकर घटना की जानकारी ली और दुष्कर्म दर्ज करने के आदेश दिए थे। मामले की गंभीरता देख कमेटी की टीम किशोरी को बालिका निकेतन ले गई और उसकी कई दौर की काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने बताया कि वह पंजाब की रहने वाली है और मुस्लिम है। उसकी आयु करीब 16 वर्ष है। किशोरी ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है और वह अपनी बहन व जीजा के साथ रहती थी। बहन व जीजा ने 11 अगस्त को उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह बस से दिल्ली पहुंची, फिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पहुंची। फिर 12 अगस्त की शाम उसे देहरादून जाने वाली बस दिखी तो वह उसमें बैठ गई। रात करीब 2:30 पर देहरादून पहुंचने पर जब वो बस ISBT के भीतर गई तो सभी लोग उतर गए। पीड़िता ने बताया कि वह बस में ही बैठी थी। उसके अतिरिक्त 2 लोग शायद चालक व परिचालक बस में और थे। वहीं इस मामले को देखते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी एक्शन में आई। आपको बता दें कि पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया है। धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार उम्र 32 वर्ष, देवेंद्र हरिद्वार उम्र 52 वर्ष, रवि कुमार नवाबगंज उम्र 34 वर्ष, राजपाल पुत्र हरिद्वार उम्र 57 वर्ष, राजेश कुमार सोनकर माजरा पटेल नगर उम्र 38 वर्ष। देहरादून से अंजलि पासवान की रिपोर्ट। आज जैसे जानकारी मिली है कि ISBT देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप होना, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। CWC की टीम भी लगातार काउंसलिंग कर रही है उस बालिका की। उसके परिजनों की जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो लगातार बच्ची से पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों तक कैसे पहुंचा जाए। उनका पता जैसे चले वैसे मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की बच्ची है और पुलिस भी लगातार इसमें जो भी अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनके कठोर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस बच्ची के साथ में है और आवश्यकता पड़ी तो महिला आयोग भी अपनी टीम गठित करेगा। इसमें लगातार इसमें छानबीन करके उसके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक ISBT पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी दुकान पर बैठी हुई थी और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद चूंकि महिला उसमें बच्ची थी तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है जो ISBT पर थी उसको कॉल करके फिर
उसको वहां पर बुलाया और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी तो वो अपना नाम पता बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है उन्होंने उसको अंकित किया और इसके बाद जो नियम होता है उनका कि थाने पर बताकर कि बच्चा मिला है और उसको हम चाइल्ड वेलफेयर के सामने प्रस्तुत करेंगे। अपना नाम पता घर का नहीं बता पा रही ठीक से और कुछ मानसिक रूप से परेशान लग रही है, तो इसको हम वहाँ पर काउंसलिंग करके और आपको सूचित करेंगे जो एकदम एसओपी के अनुसार था। इसके उपरांत जब उसको वहाँ पर 3:30 बजे के बाद ये सारी प्रक्रिया करके वो CWC के सामने जब अगले दिन वो ले जाते हैं तो उस दिन भी काउंसलिंग के दौरान उसने अपने आप को कहीं कोई अपने साथ ऐसी कोई घटना के बारे में नहीं बताया और ना ही कोई मेडिकली ऐसी कोई दिक्कत बताई। तो नॉर्मल जो जब बच्चों को लाते हैं तो नॉर्मल एक मेडिकल वहाँ पर कराया जाता है, वो नॉर्मल मेडिकल करा दिया गया था। और इसके बाद घर का नाम पता, कभी वो मुरादाबाद, कभी दिल्ली जाना और कभी पटियाला जाना और कभी अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो जाना या बचपन में ही डेथ हो जाना और इस तरह अपने भाई और जो घर में परिवार के लोग हैं उनका भी एग्जैक्ट कुछ नाम पता नहीं था, ना ही उसके पास कोई फोन था, ना ही कोई आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी थी जिससे कि उसकी पहचान हो पाए। तो ये 14 तारीख को भी काउंसलिंग के दौरान ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। 15 तारीख को क्योंकि वहाँ अलग अलग कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग होती है, वनिता करके उनकी काउंसलिंग होती है और इसके अलावा CWC के मेंबर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग की गई तो ये बात कुछ आई कि उसके साथ कोई गलत बात हुई जैसा उसने बताया। इसके बाद फिर उसकी 3rd काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट डे फिर से करी गई काउंसलिंग। तो जब इस काउंसलिंग के बाद ये चीज निकल के आई कि हाँ भाई ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, अब दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई लेकिन माता पिता इसके नहीं है और इस तरह से ये घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज प्राप्त हुई एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर, क्योंकि घटना स्थल भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था लेकिन ISBT से चूंकि वो मिली थी वहां से, इसलिए ISBT से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहाँ जगह बैठी हुई मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर घूमता दिखाई दिया बगल में और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी तो वो करोबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की, इस तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहाँ घूम रहा था उस फुटेज को लेकर वहाँ के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण ISBT के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ जो मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है जो जहाँ पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक इतने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो FSL की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी कोई सैंपल वगैरह FSL से तो वो कलेक्ट करा लिए गए।